1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी चैनल पे कभी क्या कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बात 2014 में मिला हमको। खत्म। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना दे, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। अपना सपना मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मिलिए इन देश की सबसे बड़ी साहित्यकार से। इनके हिसाब से 1947 से जो मिली थी वो आजादी नहीं थी, भीख थी। मतलब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान इनके लिए बस एक मजाक है। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। क्या बोला तूने? ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते। खुद बोलिए दीदी, इतना नशा तो शायद बॉलीवुड के उस चरस गांजा वाले भी दौर में नहीं रहा होगा जितना आजकल सत्ता के भक्ति का चढ़ गया तुझे। एक्टिंग तो वैसे भी नहीं चलती, कम से कम इतिहास को तो अपमान मत करो। क्या बात कर रहे हैं? मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है, ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। आएगा मजा। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? As you are knowing that we are living in... ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लग जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। दलाल दलाल। तो भाई साहब अब बात करते हैं ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी जय शाह की। इनको न ढंग से हिंदी आती है न इंग्लिश, लेकिन पूरे इंडिया क्रिकेट का रिमोट इनके हाथ में है। क्यों? क्योंकि इनके पापा जो है, जो गृह मंत्री हैं, जो लोग नोपिटिज्म पर ज्ञान देते थे, वो आज इस टैलेंट पर चुप क्यों हैं? भाई साहब, एक तरफ असली खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बिना बैट पकड़े पूरे बोर्ड के मालिक बने हैं। इसे कहते हैं सिस्टम का एक्सपोज करना। एक नया ट्रेंड चल गया है। क्या? यदि हम लोग सवाल पूछते हैं तो लोग पूछते हैं तुम कांग्रेसी है क्या? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे बैल कहीं क्या समस्या है?
कि विद्यार्थी के बदले में हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या ये विद्यार्थी के लिए केवल फीस लेने के लिए हम बैठे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई आप हमें नहीं पसंद करते, मत पसंद कीजिए, अलग बात तो सही है। कोई कहेगा कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे भाई, जो बात बोल रहे हैं उसका काम खत्म। क्या बात है सर? लेकिन आज का नेता क्या अपने आप को क्या समझ रहा है? भगवान से बड़ा सरकारी बेरोजगारी समझ रहे हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। अच्छा, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ माँ जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रहेगा? क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात, ये बात है। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। तो जो चीजें 10,000, 12,000, 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, AI टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको मैं 1800 में हो जाएगा। हमारे पास कौन आएगा? कोई किसी के यहाँ बर्तन माज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बना देंगे, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बस हवा निकल गई। वाह भाई साहब, ऐसी फकीरी तो भगवान सबको दे। जो झोला उठाकर चलने की बात करते हैं, वो आज 12 करोड़ की मर्सिडीज पर घूम रहे हैं और लाखों का चश्मा लगा रहे हैं। एक तरफ गरीबी की जनता को नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ अपनी रहीसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये फकीरी नहीं, ये तो मार्केटिंग के उत्पाद है, जो जनता को भावनाओं में बहलाकर अपना काम निकाल रहे हैं। वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ख्याल उसे अखरता है। ये भगवान क्या जुल्म है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। मजदूरी कर रहा। बाबू इतना मोदी जी लोग को मानते थे, एक UGC कानून आया था, UGC आया था अभी। बात तो सही है। वो UGC आया था ना, इतना अजीब लगा, अजीब सा टाइप का। UGC में लोग मोदी जी को उनकी जाति खोज के निकाल दिए कि तेली है। यार क्या से ये इतना अजीब चीज नहीं लगता आपको? एक इंसान, एक प्रधानमंत्री है, उसका जाति खोज के लेके चला है लोग। गजब बात है भाई। जाति धर्म ये सब चीजें बहुत उटपटांग होती है, ये सब चीजों से कभी इंटरेस्ट नहीं, ये सब से बहुत दुख होता है। अब देखिए ना, मोदी जी को भर भर के सुनाया था लोग। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई आपको नीतियां नहीं पसंद है, आप स्पष्ट बोलो कि ये नीति सही नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार कर लिया। जाति खोज के क्या जरूरत है निकालने के लिए? बात तो सही है। भाई साहब अब जरा तमाशे को देखिए। जहां UGC के नए नए कानून आ रहे, शिक्षा का स्तर गिर रहा, लेकिन लोगों को किस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री किस जाति के। वाह, मतलब हद हो गई है इन भक्तों का। एक तरफ छात्र अपनी डिग्रियों के लिए लड़ रहे हैं, UGC के
अजीब गरीब नियमों से परेशान हैं और दूसरी तरफ राजनीति के ठेकेदारों ने उनकी जात खोजने लगे। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। बोलने दे 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। ऐसा नहीं है तो जा रहे यार तू इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए मस्त जोक मारा रे। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। झूठ बोला ये बकवास कर रहा है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। देखा मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। भाई साहब, वीडियो का ये हिस्सा सबसे डराने वाला है। जब लोग कहे कि बीजेपी से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो जिता देंगे, तो समझ जाओ कि दिमाग पूरी तरह से धो दिया गया है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़े खतरनाक लोग। इन लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी, रोजगार या अस्पताल से मतलब बिल्कुल नहीं है। इन्हें बस धर्म और नफरत की राजनीति चाहिए। जब तक ऐसे अनभक्त रहेंगे तब तक नेता आपको लूटते रहेंगे और आप तालियां बजाते रहोगे। अब जागो, नहीं तो भविष्य बर्बाद होना तय है। तो भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।